एचएएल की तरफ से अभी एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर यूएवी को डेवलप करने के लिए ऑफिशियल टेंडर को फ्लोट किया गया है। भारत के साथ अपने संबंध को बेहतर करने की स्टेटमेंट देने के बाद नेपाल को फिर से अपने तरफ करने के लिए चाइना के डिफेंस मिनिस्टर अभी फिर से नेपाल की गश्त पर आने वाले हैं। क्या ATAGS की बैरल बस्ट का बहाना बनाकर अभी भारत फॉरेन आर्टिलरी गन को इंपोर्ट करना चाह रहा है? तेजस MK2 अभी इंडियन एयरफोर्स की मिराज और यहाँ तक कि ग्रिपेन ई से भी बेहतर एयरक्राफ्ट कैसे बनने वाला है? और अंत में पाकिस्तानी एयरफोर्स की फाइटर जेट की तरफ से इंडियन एयर स्पेस में घुसपैठ करने के बाद क्या इस बार भारत की तरफ से अपने राफेल और मेटियोर मिसाइल से इसका जवाब देने का प्लान किया जा रहा है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की अनमैन्ड हेलीकॉप्टर यूएवी को लेके है। अगर आप सभी को याद होगा तो 2019 की एरो इंडिया शो के दौरान सबसे पहले एचएएल की तरफ से अपनी पहली अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन को डिस्प्ले किया गया था। इसका नाम RUAV 200 बताया गया था और इसका वजन करीब 200 kg के आसपास रहने वाली थी और ये एक ही बार में ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने वाला था। अभी एचएएल की तरफ से इसकी प्रोटोटाइप्स पर काम किया जा रहा है और अभी एचएएल की तरफ से इसके लिए एक फॉर्मल टेंडर को भी फ्लोट किया जा रहा है, जिसमें इसको बनाने के लिए इंजन, गियरबॉक्स और बाकी सभी सिस्टम का एक्वायर किया जाएगा। इसको अभी DRDO, AD और IIT कानपुर की तरफ से मिलकर डेवलप किया जा रहा है और आगे चल के इसको आर्मी और नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। एचएएल का कहना है कि इनको इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डेवलप किया जा रहा है। मतलब इनमें जो प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा वो -35 से लेके +55 डिग्री तक सही से ऑपरेट करने लायक होना चाहिए और इसको सी लेवल से लेके 20,000 फीट की ऊंचाई में भी सही से ऑपरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। एचएएल के मुताबिक अभी जो इसके लिए डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसमें जो पेलोड होने वाले इसको लेके अभी काफी डेवलपमेंट चल रही है, क्योंकि इसमें अभी काफी सारे सेंसर्स के अलावा वेपन सिस्टम को भी कैरी करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें मशीन गन को फिट किया जाएगा या फिर इसमें किसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। जहां तक मुझे लगता है कि इसके साइज के हिसाब से इसके लिए मशीन गन ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये मुश्किल से एक ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को कैरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको लेके भी डाउट है। इसका जो प्राइमरी रोल है वो ये है कि इसको बैटलफील्ड में रिकॉनेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, टारगेट पोजीशनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इल्यूमिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कम्युनिकेशन रिले के लिए या फिर डैमेज एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर इसको टैंक्स और इन्फेंट्री यूनिट के साथ कंबाइन करके यूज किया जाता है तो ये उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकती है। इसकी पहली फ्लाइट को अभी 2021 से 2022 के बीच करने का एम रखा गया है और इसमें हम कम से कम 40 kg के आसपास के पेलोड को कैरी कर सकेंगे। और जब इसको पूरी तरीके से बना लिया जाएगा तो इनिशियल एस्टिमेशन के मुताबिक इसकी रेंज और थोड़ी बेहतर होने वाली है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके है। कुछ समय पहले ही अपडेट आया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की फाइटर जेट्स की तरफ से अभी इंडियन एयरस्पेस में घुसपैठ किया गया है। इसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन आज सुबह जम्मू एंड कश्मीर की पुंछ सेक्टर में LOC के पास एक बहुत बड़ा ट्रेल को देखा गया था, जो कि हो सकता है किसी पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट का था। इसके बाद इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पर थी और आर्मी की तरफ से कंफर्म करने के लिए इंडियन एयरफोर्स से पूछा गया था कि क्या हमारा कोई एयरक्राफ्ट LOC के करीब आज सुबह के टाइम कैप मिशन पे गया हुआ था। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मना करने के बाद ये साफ हो गया था कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का ही फाइटर जेट था। वहीं पर अगर इसकी ट्रेल की बात करें तो इससे भी साफ हो जाता है कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का फाइटर जेट था और LOC के करीब से होते हुए वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया था। ये ट्रेल सहारपुर से लेकर सौजियान तक थी, जो कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर का दायरा था। यानी कि अगर ये इंडियन एयरस्पेस में घुसपैठ किए थे तो ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक इंडियन साइड में थे। अब ये भारत के लिए एक नई चैलेंज होने वाली है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की मदद से भारत में घुसपैठ किया जा रहा था और मेनली पहाड़ी इलाके होने की वजह से यहाँ पर ड्रोन्स को बॉर्डर पार करने में कोई खास दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम चाहे कितना भी अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर ले, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे बहुत सारे एरिया मौजूद है जहाँ पर रडार्स को कुछ हद तक बाईपास किया जा सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके होने की वजह से वैली के अंदर लो फ्लाई करते हुए वो घुसपैठ कर सकते हैं। अभी कुछ हद तक रूमर भी सामने आ रही है कि भारत की तरफ से अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स की किसी एयरक्राफ्ट को मार गिरा गया था, जो कि LOC पार करके घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असल में अभी तक इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है और ऑफिशियल लेवल में भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसी कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया है। लेकिन अभी सवाल ये कि क्या इस बार भारत पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए राफेल को तैनात करने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी इंडियन एयरफोर्स के चीफ
ने बताया था कि अगर बालाकोट के दौरान हमारे पास रफाल मौजूद होता तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट LOC के करीब भी नहीं आ सकते थे। और अभी तो हमारे पास 5 से 8 रफाल और मिट्योर मिसाइल भी मौजूद है। तो उस हिसाब से देखें तो अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं तो हम काफी आसानी से उनको मार के गिरा सकते हैं। अगला अपडेट तेजस MK2 को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तेजस MK2 एयरक्राफ्ट वर्तमान की अपग्रेडेड मिराज 2000 फाइटर जेट से भी काफी हद तक बेहतर होने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया है कि तेजस MK2 मिराज के मुकाबले एक नहीं बल्कि कई सेगमेंट में बेहतर होने वाला है। हाल ही में इनकी फ्यूल सिस्टम की कंस्ट्रक्शन को लेकर एक डॉक्यूमेंट को पेश किया गया था और उसके मुताबिक तेजस MK2 का जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी होने वाली है वो 3388 kg के आसपास होने वाली, जो कि मिराज के मुकाबले 228 kg ज्यादा है। और ऊपर से जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन का फ्यूल इकोनॉमी मिराज के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। अब अगर इसको हम ग्रिपन E के साथ कंपेयर करते हैं तो ग्रिपन E का इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी तेजस MK2 से थोड़ा ज्यादा है, जो कि 3400 kg है। इंटरनल फ्यूल के साथ साथ तेजस का जो फेरी रेंज होने वाला है वो लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो ये 1500 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है। अगर हम एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो उनके साथ तेजस MK2 ऑलमोस्ट 7148 kg के आसपास की फ्यूल को कैरी कर सकता है। हालांकि अभी इसको 17.5 टन क्लास की फाइटर जेट बताया जा रहा है, लेकिन ये इमरजेंसी में 18 टन या उससे भी ज़्यादा लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। और नए डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये अपने प्री डिफाइंड टेक ऑफ वेट से लगभग 1 टन ज्यादा लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसकी प्रोडक्शन जल्दी ही शुरू करने के लिए कोशिश किया जा रहा है और 2021 से इसकी मेटल कटिंग को शुरू किया जाने वाला है। उसके बाद आगे चल के 18 महीनों के अंदर इसकी पहली यूनिट को तैयार किया जाएगा और फिर 2022 के एंड में या फिर 2023 की शुरुआत में इसके टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। अगला अपडेट भारत और नेपाल को लेके है। आप सब जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच रिलेशन कुछ हद तक खराब होने के बाद अभी वापस ट्रैक पर आने लगा है और अभी नेपाल के PM KP ओली भारत के साथ अपने संबंध को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, जो कि उनकी प्रो चाइना स्टैंस की वजह से कुछ दिन पहले खराब होने लगा था। लेकिन अभी वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं और एक दिन पहले ही KP ओली ने सीधे तौर पर चाइनीज एम्बेसडर को नेपाल के इंटरनल मैटर से दूर रहने के लिए भी कह दिया था, जो कि शायद चाइना और भारत दोनों के लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि अभी तक भारत और नेपाल के बीच जो भी गड़बड़ी क्रिएट हुआ था उन सभी के पीछे इसी मैडम का हाथ था और अभी वो नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे ही भारत और नेपाल के रिलेशन में सुधार आने के संकेत दिखने लगा है, ठीक वैसे ही चाइना वापस नेपाल को अपने तरफ खींचने की कोशिश करने लगा है और अभी चाइना के डिफेंस मिनिस्टर नेपाल के गश्त पर आने वाले हैं। अगर आप सब इन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चाइना अभी नेपाल को भारत के खिलाफ करना चाहता है। और अभी भारत के साथ नेपाल के रिलेशन को लेके नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी भी ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में बंटने लगा था, जिसको चाइना अभी वापस एक करना चाहता है और कुल मिलाकर इसको वो भारत के खिलाफ करना चाहता है। अभी चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर का नेपाल विजिट के दौरान जो मेन एजेंडा रहने वाला है वो यही होने वाला है। अब हालांकि नेपाल के PM KP ओली ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि नेपाल के इंटरनल मैटर में चाइना को अब हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए, लेकिन वो चाइना की तरफ से डाले जाने वाले प्रेशर को झेल पाती या नहीं ये आगे चल के पता लगने वाली है। शुरू किया गया तो एक ही पायलट को रिकवर किया गया था और हमारा दूसरा पायलट जो कि एक क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे वो अभी तक लापता है। इनका नाम कमांडर निशांत सिंह है और उनका पता लगाने के लिए अभी इंडियन नेवी की तरफ से मैसिव सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया है, जिसमें इंडियन नेवी की लगभग 9 वॉरशिप्स और 14 एयरक्राफ्ट के साथ साथ फर्स्ट इंटरसेप्टर वेसल को भी डिप्लॉय किया गया है। आज इंडियन नेवी की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक हमें अभी क्रैश हुई MiG-29 के एयरक्राफ्ट के कुछ अवशेष मिल चुके हैं, जिसमें इसका लैंडिंग गियर, फ्यूल टैंक, इंजन और भी कुछ पार्ट मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कमांडर निशांत सिंह का कोई अता पता नहीं मिला है, जो कि अभी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। और अभी नेवी के साथ देने के लिए कोस्टल पुलिस और मरीन भी इसमें मदद करने लगे हैं और अभी वो शोर बेस्ड विलेजेस में जाके और कोस्ट लाइन पर छानबीन करना शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट अभी पूरे अरेबियन कोस्ट लाइन पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अगला अपडेट आर्टिलरी गन्स को लेके। अब सबको याद होगा अगस्त में भारत सरकार की तरफ से एक इंपोर्ट बैन लिस्ट को तैयार किया गया था, जिसमें 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन्स को इंपोर्ट करने के ऊपर पाबंदी लगा दिया गया था। लेकिन इसके बाद इसे दिसंबर 2021 तक एक्सटेंड करने का फैसला किया गया था।
वैसे ये फैसला काफ़ी सही था, क्योंकि अभी हमारी इंडिजिनस आर्टिलरी गन्स की बात करें तो चाहे वो धनुष गन हो या फिर ATAGS हो, ये दोनों ही काफ़ी बेहतरीन गन है और इनको इंडियन आर्मी में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अभी जब इस इंपोर्ट बैन लिस्ट की डेडलाइन को 1 साल और एक्सटेंड किया जा रहा है, इसके पीछे कुछ फॉरेन लॉबी हो सकते हैं, ऐसा संदेह किया जा रहा है। और अगर पॉइंट की बात करें तो इसमें इजराइल की एल्बिट सिस्टम का फायदा हो सकता है। 2019 में एल्बिट सिस्टम के साथ 400 के आसपास 155 mm 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन्स को सप्लाई करने के लिए ऑर्डर को साइन किया गया था और इसके बाद एडिशनल 1880 गन को भारत में ही बनाने का प्लान किया गया था। लेकिन अगर यहाँ पर इम्पोर्ट बैन कर दिया जाता तो ये डील कैंसिल करनी पड़ती, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। वैसे अगर ATAGS के साथ इजराइल की आर्टिलरी गन्स को कंपेयर करें तब भी हमारा ATAGS उससे काफी बेहतर है। ATAGS ने 48 किलोमीटर तक फायर करके रिकॉर्ड भी कायम किया था, जो कि स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन्स के सेगमेंट में कोई भी नहीं कर सकता है। और इजरायली गन्स की बात करें तो वो 40 से 45 किलोमीटर तक ही मार कर सकते हैं। और अगर डिटेल कंपैरिजन में भी जाएंगे तब भी ATAGS हर मामले में उससे बेहतर है। लेकिन हाल ही में ही जब ATAGS का फाइनल ट्रायल चल रहा था तो अचानक से इसका बैरल फट गया था, जिसके बाद इसकी ट्रायल को रोक दिया गया था और अभी दोबारा इसकी ट्रायल कब की जाएगी इसके बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं है। इसी दौरान इजराइल से आर्टिलरी गन्स को इंपोर्ट करने का प्लान भी किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं फॉरेन लॉबी की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।